महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनका शासनकाल मित्रों रहा था 1572 से 97 ईस्वी तक। 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक मित्रों किसका शासनकाल रहा था? महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा था। हाँ, तो आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाऊंगा, आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। देखिए थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू है आज। हाँ, तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप है, उनका जन्म कब हुआ था? तो पहले तो इनके जन्म की बात करें तो जन्म से पहले मित्रों हम देखते हैं कि इनके उपनाम क्या क्या है, कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को किन किन नामों से जानते हैं। तो इनके उपनाम देखो मित्रों, इन्हें कहते हैं हिंदुआ सूरज। हिंदुआ सूरज किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को। इसके अलावा मित्रों महाराणा प्रताप को कहते हैं मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को। मेवाड़ रक्षक, मेवाड़ रक्षक। हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर। और इनका जो साहित्यिक नाम है मित्रों वो है पाथल। इनका साहित्यिक नाम क्या है? पाथल। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पढ़ रहे मित्रों आज हम, जिनका उपनाम है हिंदुआ सूरज, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ रक्षक, हल्दी घाटी का शेर, और इन्हें साहित्य में पाथल कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथल के नाम से इन्हें संबोधित किया गया है। ठीक है, अब देखिए मित्रों इनका जन्म कब हुआ? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो मित्रों इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था मित्रों। और बात की जाए विक्रम संवत की, विक्रम संवत कौन सी थी वो? हाँ, तो विक्रम संवत थी मित्रों 1597। 1597 है वो विक्रम संवत थी। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को। यदि विक्रम संवत में निकालना है तो 57 वर्ष ऐड कीजिए मित्रों, तो 1597 आ जाएगा। तिथि थी मित्रों ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया की तिथि थी। तो महाराणा प्रताप का जन्म है मित्रों 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। विक्रम संवत थी 1597 और तिथि थी ज्येष्ठ का महीना था, शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। और मित्रों ये जन्म कहां पर हुआ था इनका? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था मित्रों कुंभलगढ़ दुर्ग में। और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी कहां पर हुआ था मित्रों? कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में। और कटारगढ़ का भी कौन सा था मित्रों? बादल महल। बादल महल का भी कौन सा था मित्रों? जूना कचहरी। और जूना कचहरी का में भी क्या था? जाली रानी का मालिया। अर्थात महाराणा प्रताप का जन्म है मित्रों वो कुंभलगढ़ दुर्ग के, कटारगढ़ के, बादल महल के, जाली रानी के मालिया में। और जाली रानी का मालिया भी किस में था? जूना कचहरी में था। तो इनका जन्म मित्रों कुंभलगढ़ दुर्ग के, कुंभलगढ़ दुर्ग के, कटारगढ़ के, कुंभलगढ़ दुर्ग के, कटारगढ़ के बादल महल, बादल महल की जूना कचहरी के, बादल महल की जूना कचहरी के झाली रानी के माली में हुआ। झाली रानी के मालिया में हुआ। हाँ मित्रों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में था, एक की आकृति में कटारगढ़ दुर्ग। और उसी कटारगढ़ में क्या बना हुआ था मित्रों? बादल महल। और उस बादल महल में भी क्या बना हुआ था मित्रों? जूना कचहरी। और उस जूना कचहरी में भी क्या बना हुआ था? जाली रानी का मालिया।
तो इस झाली रानी के माल्य में किसका जन्म हुआ था मित्रों? इसी महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है मित्रों, इनके पिता के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था पिछली क्लास में। कौन थे इनके पिता? उदय सिंह। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पिताजी कौन थे मित्रों? उदय सिंह। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की माता कौन थी मित्रों? जयवंताबाई। और जयवंताबाई किसकी पुत्री थी? जयवंताबाई मित्रों अक्खेराज सोनगरा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? अक्खेराज सोनगरा की पुत्री थी। तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में हम पढ़ रहे हैं मित्रों। शुरुआत की है, इन्हें कहते हैं हिंदुआ सूरज, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ रक्षक, हल्दी घाटी का शेर, साहित्य में इन्हें पाथर कहते हैं। 9 मई 1540 को या विक्रम संवत 1597 में इनका जन्म हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया की तिथि थी। कुंभलगढ़ दुर्ग के, कटारगढ़ के, बादल महल के, जुन्ना कचहरी के, जाली के माल्य में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी उदय सिंह थे और माता कौन थी मित्रों? जयवंती बाई। ठीक है। हाँ, अब मित्रों जो महाराणा प्रताप है, इन महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, महाराणा प्रताप को बचपन का नाम क्या था मित्रों? किक्का। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था मित्रों? किक्का। और इन्हें किक्का कौन कहते थे? महाराणा प्रताप का मित्रों जो बचपन है, वो बचपन है भीलों के मध्य गुजरा था। तो भील है वो प्रेम से है, इन्हें किक्का कहते थे। तो इनका बचपन मित्रों किन के मध्य गुजरा था? इनका बचपन भीलों के मध्य गुजरा था, भीलों के बीच गुजरा था। इनका बचपन मित्रों भीलों के बीच गुजरा था। और भील है इन्हें प्रेम से क्या कहते थे मित्रों? भील है इन्हें प्रेम से किक्का कहते थे। और मित्रों इस किक्का का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किक्का का शाब्दिक अर्थ होता है एक छोटा बच्चा या एक पहाड़ी बच्चा, जो पहाड़ों में जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है, उस पहाड़ी बच्चे को क्या कहते हैं मित्रों? किक्का कहते हैं। तो बचपन का नाम मित्रों प्रताप का किक्का था। ये ध्यान रखना, पूछा गया एग्जाम में। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? किक्का। और भीलों के बीच इनका बचपन गुजरा था मित्रों। हाँ, तो भीलों के बीच बचपन में गुजरा था। और भील है इन्हें प्रेम से किक्का कहते थे। और किक्का का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों पहाड़ी बच्चा या एक छोटा बच्चा। लीजिए मित्रों इतना स्क्रीनशॉट, इतने में मैं आपकी रिप्लाई देता हूं। बिल्कुल अनुजी चौधरी, पहाड़ी बच्चा, बिल्कुल। हाँ माही चौधरी, स्वागत है आपका माही जी। नानूराम जी, पंकज जी, बिल्कुल। हाँ, आपके रिप्लाई आज फोन के माध्यम से दे पाऊंगा मित्रों मैं। रमेश जी प्रजापति, राजू राम जी भामू, पूजा जी खा लिया, बिल्कुल बढ़िया है महेश जी, आप कैसे हैं? हाँ, तो मित्रों ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे। हाँ चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे चलिए। अब देखिए मित्रों इसके आगे देखिए। हाँ, इतनी बात हो गई थी। अब बात करते हैं मित्रों राणा प्रताप का जो विवाह हुआ था। महाराणा प्रताप का विवाह, महाराणा प्रताप का विवाह कब हुआ था मित्रों? तो इनका विवाह हुआ था मित्रों 17 वर्ष की आयु में। 17 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का विवाह मित्रों कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 17 वर्ष की आयु में। अर्थात 1540 में जन्म हुआ था, तो विवाह कब होगा? 1557 में। और विवाह किसके साथ हुआ था मित्रों? तो महाराणा प्रताप का विवाह हुआ था मित्रों बूंदी का एक जागीरदार था। बूंदी के जागीरदार राम रख पंवार की बेटी थी। बूंदी का जागीरदार था राम रख पंवार, और राम रख पंवार की बेटी थी मित्रों अजब दे। उस अजब दे के साथ हुआ था। तो बूंदी के जागीरदार राम रख पंवार की पुत्री अजब दे से। हाँ, तो मित्रों महाराणा प्रताप का जन्म है वो
सॉरी, महाराणा प्रताप का जो विवाह है वो 17 वर्ष की आयु में हो गया था। बूंदी का जागीरदार था रामरख पंवार, और रामरख पंवार की पुत्री कौन थी? अजबदे। हाँ, रामरख पंवार की पुत्री थी अजबदे, अर्थात महाराणा प्रताप और इसी अजबदे से ही तो जन्म हुआ था अमर सिंह का। प्रताप व अजबदे, इन दोनों की जो संतान थी, इन दोनों की संतान कौन थी मित्रों? इन्हीं दोनों की संतान है वो अमर सिंह थी। हाँ, जो आगे शासक बनेगा ना महाराणा प्रताप के बाद, तो ये अमर सिंह प्रताप और अजबदे का ही पुत्र था मित्रों। और यही जो रानी थी अजबदे पंवार, जिसने आजीवन महाराणा प्रताप का साथ दिया था, महाराणा प्रताप के साथ जंगलों में जीवन व्यतीत किया, या जो घास की रोटियां खाई थी, तो वो यही रानी थी जिसने जीवन भर प्रताप का मित्रों साथ दिया था। तो प्रताप का जीवन भर साथ देने वाली रानी कौन सी थी मित्रों? अजबदे पंवार। हालांकि देखिए मित्रों, जो मालदेव था, आपने पढ़ा होगा मारवाड़ में, मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र था राम, और राम की पुत्र थी फूलकंवर। उस फूलकंवर का विवाह भी प्रताप के साथ हुआ था। यानी मालदेव का ज्येष्ठ पुत्र राम था और राम की बेटी थी फूलकंवर, और फूलकंवर का विवाह भी किसके साथ हुआ था? महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। लेकिन महाराणा प्रताप का आजीवन साथ देने वाली रानी कौन सी थी? अजबदे पंवार थी। और इसी अजबदे और प्रताप की संतान कौन सी थी मित्रों? अमर सिंह है, इन दोनों की संतान थी। ठीक है मित्रों, चलिए आगे। ठीक है, अब देखिए मित्रों, राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक भी कौन सा? 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ था। एक तो प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को। और ये 28 फरवरी 1572 को जो राज्याभिषेक हुआ था, ये कहां पर हुआ था मित्रों? गोगुंदा में। कहां पर हुआ था? गोगुंदा में। हाँ, 28 फरवरी 1572 को जब किसकी मृत्यु हुई थी मित्रों? हाँ, उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु के साथ ही इनका जो प्रथम राज्याभिषेक किया गया था, प्रथम राज्याभिषेक किया गया था वो 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? गोगुंदा उदयपुर। हमने देखो बात की थी कि उदय सिंह ने अपनी भटियाणी रानी धीरबाई के कहने पर है जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसलिए यहाँ का जो प्रथम राज्याभिषेक है प्रताप का, वो गोगुंदा में कर दिया गया था मेवाड़ी सरदारों के द्वारा। और जो अखेराज सोनगरा था, जो इस जयवंताबाई का है वो पिता था। हाँ, जयवंताबाई का पिता था अखेराज सोनगरा। उस अखेराज सोनगरा ने है, और एक ग्वालियर का था राम सिंह। अखेराज सोनगरा और राम सिंह, इन दोनों ने मित्रों प्रताप के शासक बनने में है काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अखेराज सोनगरा और ग्वालियर का शासक था राम सिंह, इन दोनों ने मित्रों शासक बनने में है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ग्वालियर के राम सिंह, ग्वालियर के राम सिंह तंवर तथा पाली के अखेराज ने, अखेराज सोनगरा ने शासक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रताप के शासक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी मित्रों? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक तो ग्वालियर का था राम सिंह, और एक था अखेराज सोनगरा, जो जयवंताबाई का है वो पिताजी था। ठीक है मित्रों, जयवंताबाई कौन थी? उदय सिंह की रानी थी जयवंताबाई, अर्थात इसका नाना हो गया प्रताप का। अब देखिए मित्रों, हाँ बिल्कुल प्रताप के नाना जी थे, बिल्कुल। हाँ, अब देखो इसका जो दूसरा राज्याभिषेक हुआ था, इनका दूसरा राज्याभिषेक, महाराणा प्रताप का मित्रों दूसरा राज्याभिषेक, प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक ये भी 1572 में हुआ था, लेकिन ये हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक कहां पर हुआ था मित्रों? कुंभलगढ़ दुर्ग में। प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? 1572 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था मित्रों।
और मित्रों प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में, तो इस समय कुंभलगढ़ के दुर्ग में प्रताप के राज्याभिषेक के समय प्रताप के कमर पर जो तलवार बांधी थी, बिल्कुल 1572 में हुआ था। तो देख लीजिए लगभग 32 वर्ष हो गए थे। कितने वर्ष की उम्र में? 32 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो जब प्रताप शासक बना था मित्रों, तो प्रताप के जो कमर पर तलवार बांधी थी, वह तलवार है वो किसने बांधी थी? हाँ, प्रताप की है वो तलवार बांधी थी। वो तलवार किसने बांधी थी? तो प्रताप के राज्याभिषेक के समय मित्रों जो तलवार बांधी थी, वो तलवार बांधी थी कृष्णदास ने। किसने बांधी थी? राव कृष्णदास चुंडावत। कृष्णदास चुंडावत ने मित्रों प्रताप के राज्याभिषेक के समय, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मित्रों, प्रताप के राज्याभिषेक के समय प्रताप के तलवार है वो कमर पर बांधी थी, वो किसने बांधी थी मित्रों? कृष्णदास ने। किसने बांधी थी मित्रों? कृष्णदास चुंडावत ने वो तलवार बांधी थी। ठीक है मित्रों। हाँ, अब देखिए मित्रों, इसी समय एक इंपॉर्टेंट और बात ध्यान में रखना है। जब प्रताप का कुंभलगढ़ दुर्ग में, प्रताप का कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हो रहा था मित्रों, तो प्रताप के हाँ बिल्कुल, अब कमेंट्स के जवाब दे दूंगा अब आपके। प्रताप के कुंभलगढ़ दुर्ग में जब राज्याभिषेक हुआ था, तो मारवाड़ का शासक कौन आया था? कुंभलगढ़ में जब राज्याभिषेक हुआ था, तो उस समय मारवाड़ का शासक कौन आया था मित्रों? इस राज्याभिषेक के समय प्रताप के जब कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था, तो मारवाड़ का शासक कौन आया था मित्रों? इस समय मारवाड़ शासक कौन था? तो मित्रों उस समय मारवाड़ का शासक आया था राव चंद्रसेन। कौन आया था? राव चंद्रसेन। अर्थात प्रताप के राज्याभिषेक के समय मारवाड़ के किस शासक ने प्रताप के राज्याभिषेक में भाग लिया था? तो मित्रों प्रताप के राज्याभिषेक में किसने भाग लिया था मित्रों? मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? राव चंद्रसेन ने। अब देखो मित्रों, यहाँ पर जब दूसरा राज्याभिषेक होता है, तो यहाँ पर एक तो ये कृष्णदास चुंडावत और एक था राम सिंह जो ग्वालियर का था। कृष्णदास चुंडावत और एक कौन था? राम सिंह जो ग्वालियर का। इन दोनों ने क्या किया मित्रों? इन दोनों ने जो प्रताप का जो भाई था जगमाल, कौन था मित्रों? प्रताप का भाई कौन था मित्रों? जगमाल। इस जगमाल को गद्दी से उठाकर जगमाल की जगह किसको शासक बनाया था मित्रों? जगमाल की जगह प्रताप को शासक बनाया था। इसे कहते हैं राजमहलों की क्रांति या राजमहल की क्रांति। तो अच्छा क्वेश्चन है, 1572 में जगमाल को गद्दी से उठाकर उसकी जगह प्रताप को शासक बनाया जाना क्या कहलाता है मित्रों? राजमहल की क्रांति कहलाता है। जगमाल को गद्दी से हटाकर, जगमाल को गद्दी से हटाकर, जगमाल को गद्दी से हटाकर प्रताप को शासक बनाया जाना राजमहल की क्रांति कहलाती है। हाँ, ये भी ध्यान में रखना है। 1572 में, हाँ 1572 ईस्वी में जगमाल के स्थान पर प्रताप को शासक बनाया जाना क्या कहलाता है? राजमहल की क्रांति। अब मित्रों ये जगमाल कहां जाएगा? जगमाल यहां से नाराज होकर जगमाल चला गया अकबर की शरण में। जगमाल किसकी शरण में चला गया मित्रों? जगमाल किसकी शरण में चला गया? अकबर की शरण में। जगमाल मित्रों अकबर की शरण में चला गया, और इसके बाद में कहते हैं कि अकबर ने इस जगमाल को मित्रों सिरोही का कुछ क्षेत्र, अकबर ने जगमाल को सिरोही का कुछ क्षेत्र दिया था। इसके पश्चात कालांतर में 1583 ईस्वी में सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ में दत्तानी के युद्ध में यह जगमाल मारा गया था। तो अकबर ने जगमाल को सिरोही का कुछ क्षेत्र दिया था मित्रों। कालांतर में सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ दत्तानी के युद्ध में 1583 में जगमाल की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी 1583 में। तो एक बार वापस देखिए मित्रों। हाँ, विवाह ईदगाह 17 प्रताप की चर्चा कर रहे हैं मित्रों। प्रताप के एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रताप के बारे में हर पॉइंट है वो क्वेश्चन है। आपको पता है मेवाड़ में सबसे इंपॉर्टेंट शासक बनता है तो महाराणा प्रताप। आपको पता है पीछे के पेपर में सभी चाहे किसी एग्जाम का पेपर हो
उसमें प्रताप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया। तो इनका विवाह 17 वर्ष की आयु में हुआ था बूंदी के जागीरदार राम रख पंवार की पुत्री थी अजबदे के साथ। अर्थात प्रताप का आजीवन साथ देने वाली जो पत्नी थी वो अजबदे थी, और अजबदे और प्रताप की संतान कौन थी मित्रों? अमर सिंह थी। ठीक है। इसके पश्चात में हमने देखा था प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक उदय सिंह की मृत्यु के साथ ही 28 फरवरी 1572 को गोकुंदा में किया गया था। उसके पश्चात ग्वालियर के राम सिंह तंवर और पाली के अखिराज सोनगरा ने प्रताप को शासक बनने में मुख्य भूमिका निभाई थी। हाँ, अब देखिए मित्रों इसके बाद में इनका दूसरा राज्याभिषेक 1572 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और इस समय है कुंभलगढ़ दुर्ग में है इनके तलवार बांधी थी कृष्णदास चुंडावत ने। किसने बांधी थी मित्रों? कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। ग्वालियर के राम सिंह और कृष्णदास ने यहाँ पर जो जगमाल गद्दी पर बैठा हुआ था उस जगमाल को तो गद्दी से हटा दिया और प्रताप को शासक बना दिया। इससे कहते हैं राजमहल की क्रांति कहते हैं। और दूसरे राज्याभिषेक के समय मित्रों जो मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन है इसने भी प्रताप के दूसरे राज्याभिषेक में भाग लिया था। इसके बाद में जो जगमाल है वो प्रताप से नाराज होकर किसकी शरण में चला गया? अकबर की शरण में चला गया। वहां पर अकबर ने सिरोही का कुछ क्षेत्र उसे दे दिया। कालांतर में दत्तानी के युद्ध में 1583 में जगमाल की भी क्या हो गई मित्रों? मृत्यु हो गई। तो लीजिए मित्रों स्क्रीनशॉट। चले आगे। अब देखिए मित्रों उदय सिंह जो प्रताप के पिता थे उन्हीं के समय अकबर से संघर्ष है वो स्टार्ट हो गया था। आपको पता है पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था। पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था। तो अब देखिए मित्रों महाराणा प्रताप उदय सिंह अकबर, महाराणा प्रताप हुआ अकबर। अब हम पढ़ेंगे मित्रों महाराणा प्रताप और अकबर, जिस प्रकार उदय सिंह और अकबर पढ़ा था पिछले वीडियो में। देखिए मित्रों उसी समय महाराणा प्रताप के समय कौन था मित्रों? अकबर था। और अकबर है जो मेवाड़ रियासत को है वो पूर्ण तरीके से अपने अधीन नहीं कर पाया था। और अकबर को पता था कि यदि मेवाड़ जो राजपुताने की एक बड़ी रियासत है ये अधिकार में आ जाएगी, मेरे वर्चस्व में हमें आ जाएगी, तो काफी बड़े भाग पर या राजपुताने के बड़े भाग पर मेरा राज्य हो सकता है। और इसी को लेकर मैंने आपको बताया था जब मान सिंह को डूंगरपुर अभियान पर भेजा था। मैंने आमेर रियासत में बताया था आपको, मान सिंह को डूंगरपुर अभियान पर भेजते समय अकबर ने ये कहा भी था कि अब आप धीरे धीरे महाराणा प्रताप को है हमारे अधीन लाने का प्रयास कीजिए। और उसी समय महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए मित्रों अकबर द्वारा है वो 4 शिष्टमंडल भी भेजे जाते हैं। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर के द्वारा कितने शिष्टमंडल भेजे जाते हैं? 4 शिष्टमंडल। प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए का क्रम क्या है? उनका क्रम क्या है? तो देखिए मित्रों 4 शिष्टमंडल भेजे थे। पहले हम उन चारों
शिष्टमंडलों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले भेजा था जलाल खां कोरची को, जलाल खां कोरची। हाँ, जलाल खां कोरची को कब भेजा था मित्रों? जलाल खां कोरची को अकबर ने भेजा था मित्रों आपके नवंबर 1572। कब भेजा था? नवंबर 1572। देखिए आपको गाइडों में मित्रों आपको सितंबर 1572 मिलेगा, सितंबर 1572 मिलेगा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, वहां पर क्या आपको नवंबर 1572। ठीक है, उसके बाद में किसको भेजा था मित्रों? मान सिंह को। किसे भेजा था? मान सिंह, जो आमेर का शासक था। हाँ, मान सिंह को कब भेजा था मित्रों? तो देखो, एक जो जलाल का कोरची है उसको 72 में भेजा था और बाकी सभी को किस में भेजा था? तीन को 73 में भेजा था। तो मान सिंह को मित्रों भेजा था जून 1573। कब भेजा था? जून 1573। आपको गाइडों में मित्रों यहाँ पर अप्रैल 1573 मिलेगा, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के अनुसार मित्रों ये क्या है तिथि? जून 1573। तो ये तिथि आपको मित्रों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, JMBT याद रखना। हाँ, इसके बाद में भगवंत दास, किससे भेजा था मित्रों? भगवंत दास। जो मानसिकाई कौन था? पिताजी थे भगवंत दास। भगवंत दास को कब भेजा था मित्रों? अक्टूबर 1573, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के अनुसार, और गाइडों में आपको मिलेगा सितंबर 1573। ठीक है, लास्ट में किसे भेजा था मित्रों? टोडरमल को। किसे भेजा था? टोडरमल, जो अकबर का वित्त मंत्री था, टोडरमल। इसे भेजा था दिसंबर 1573। कब भेजा था? दिसंबर 1573। और मित्रों ये तिथि आपको गाइडों में अलग अलग मिलेगी, और ये जो यहाँ पर बताइए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के अनुसार है, ताकि आप यदि कोई मान्य भी ना हो तो रेट भी लगा सकते हैं। तो देखिए, अकबर द्वारा भेजे गए 4 शिष्ट मंडलों का जो यहाँ पर एक आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं, JMBT। JMBT, हाँ JMBT ऐसे याद रखना मित्रों, क्योंकि ये शिष्ट मंडलों का आजकल मित्रों काफी बार क्रम पूछा गया है। अकबर द्वारा भेजे गए या प्रताप को मनाने के लिए जो 4 शिष्ट मंडल भेजे थे अकबर ने, उनका क्रम क्या है? तो बस पहले याद करो JMBT। JMBT, जे से जलाल खां कोरची नवंबर 1572, मान सिंह, एम से क्या हो जाएगा? मान सिंह, और मान सिंह को जून 1573 में। भगवंत दास, बी से क्या हो जाएगा? बी से भगवंत दास, कब भेजा? अक्टूबर 1573। हाँ, इसके बाद में टी से टोडरमल, और टोडरमल को कब भेजा मित्रों? दिसंबर 1573। तो देखो ये महीने नहीं पूछे, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं 1572। देखो जलाल खां 1572, बाकी 3 है वो शिष्ट मंडल 1573 में आ रहे हैं। ठीक है मित्रों, इतना याद रह जाएगा। चलिए अब देखो मित्रों, जो मान सिंह और किसकी मुलाकात होती है उसको हमें देखना है। मान सिंह और प्रताप की मुलाकात के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, हाँ हाँ, अब देखिए मित्रों, प्रताप व मान सिंह की मुलाकात, प्रताप व मान सिंह की मुलाकात। हाँ, प्रताप और जो मान सिंह की मुलाकात होती है, ये मुलाकात कब होती है मित्रों? जून 1573 में। कब होती है? जून 1573 में। कहां पर होती है ये? उदय सागर झील। कहां पर होती है मित्रों? उदय सागर झील। कहां है ये? उदयपुर में। उदय सागर झील उदयपुर में। किन किन इतिहासकारों के अनुसार मित्रों ये जो मुलाकात है ये उदय सागर झील पर होती है? तो मैं बताता हूं आपको, अमर काव्य वंशावली। एक तो अमर काव्य वंशावली किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट ने। एक राज रत्नाकर, एक कौन सा ग्रंथ है? राज रत्नाकर, जो सदाशिव भट्ट ने लिखा था। तो मित्रों इनके अनुसार अमर काव्य वंशावली
और राज रत्नाकर किसने लिखा था? रणछोड़ भट्ट, सॉरी सदाशिव भट्ट ने। अमर कवि वंशावली लिखी थी रणछोड़ भट्ट ने, और राज रत्नाकर लिखा था सदाशिव भट्ट ने। इनके अनुसार प्रताप और मान सिंह की प्रथम मुलाकात कहां पर हुई थी मित्रों? उदय सागर झील के किनारे हुई थी, उदयपुर में। और रणछोड़ भट्ट और सदाशिव भट्ट इसमें लिखते हैं कि प्रताप और जो मान सिंह की मुलाकात हुई थी, ये एक मुलाकात सौहार्दपूर्ण मुलाकात थी। अर्थात इनमें जो रिश्ते थे वो कैसे बताए हैं? एकदम सौहार्दपूर्ण रिश्ते बताए हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई इनके मध्य कि कोई विवाद हुआ हो। तो इन दोनों के अनुसार ये जो मुलाकात थी वो कैसी थी? सौहार्दपूर्ण। हाँ, अर्थात प्रताप और इस मान सिंह के रिश्ते कैसे बताए इन्होंने बताया कि इनका जो रिश्ते है वहां पर बढ़िया तरीके से इनकी मुलाकात हुई थी। और यहाँ पर प्रताप ने यहाँ पर इनकी मेहमानबाजी की थी, किसकी? इस मान सिंह की। और दोनों के रिश्ते हैं वो मधुर रिश्ते थे इस मुलाकात के समय। लेकिन इसी मुलाकात को कौन बताता है? कर्नल जेम्स टोड। कौन है मित्रों? कर्नल जेम्स टोड। हाँ, तो उल्टी बात कैसी है कर दे तो। हाँ, कर्नल जेम्स टोड भी कहता है कि ये मुलाकात कहां पर हुई थी? उदय सागर झील पर ही हुई थी। कर्नल टोड कह रहा है मैं भी आई बात कहूं कि उदय सागर झील पर ही मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात स्वार्थपूर्ण को नहीं हुई। मतलब इस मुलाकात में मिठास नहीं था, इन दोनों में है। इसी मुलाकात से क्या है? दूरियां बढ़ी थी। ये कर्नल जेम्स टोड कहता है कि प्रताप जब इसे बुलाता है उदय सागर झील पर, तो यहाँ पर मुलाकात होती है, दोनों बातचीत होती है। उसके पश्चात है वो यहाँ पर प्रताप ने है खाने का बंदोबस्त किया था रात्रि में, यानी अपने मेहमान के लिए खाने का बंदोबस्त किया था यहाँ पर। और जब रात्रि में खाने का टाइम हुआ, खाने का समय हुआ, उस समय प्रताप स्वयं नहीं जाकर, प्रताप है इसके सामने स्वयं नहीं जाकर अपने पुत्र अमर सिंह को भेजता है। और अमर सिंह को भेजता है किसके साथ? इस मान सिंह के साथ खाना खाने के लिए। मान सिंह के साथ खाना खाने के लिए किसे भेज देता है? अमर सिंह को भेज जाता है। जबकि प्रताप है वो खुद नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पर कर्नल टोड कहता है कि प्रताप है जो मेवाड़ के सरदार है वो अपने आप को उच्च मानते थे, और ये मान सिंह मुगलों के अधीन था, इसलिए ये मुगलों के जो अधीन था मान सिंह के साथ है ये भोजन नहीं करना चाहता था। तो कर्नल टोड कहता है कि यहाँ पर किसे भेज दिया? अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। किसे भेज दिया? अमर सिंह को भेज दिया। और उसके पश्चात जब अमर सिंह खाना खाने के लिए जाता है इस मान सिंह के साथ, तो मान सिंह पूछता है अमर सिंह से, बोला अमर सिंह आपके पिताजी क्यों नहीं आए? आपके पिताजी मेरे साथ खाने के लिए क्यों नहीं आए? मेरे साथ खाना खाने से उन्हें डर लगता है क्या? इस पर अमर सिंह उन्हें कहता है, अमर सिंह क्या कहता है मान सिंह को? अमर सिंह कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आज मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आपके साथ खाना नहीं खा सकते। इस बात पर ये मान सिंह अमर सिंह को क्या कहता है? मान सिंह अमर सिंह को कहता है कि ठीक है, मैं आपके पिताजी के जो सरदर्द की टेबलेट है वो जल्दी लेकर आऊंगा। आपके पिताजी का जो सरदर्द हो रहा है, मैं आगरा जाकर आपके पिताजी के सरदर्द की टेबलेट लेकर आऊंगा। अर्थात मान सिंह है वो क्या हो जाता है? यहाँ पर नाराज हो जाता है। मान सिंह नाराज होकर इसे कहता है अमर सिंह को कि मैं आपके पिताजी की सरदर्द की टेबलेट लेकर आऊंगा, कह देना अपने पिताजी को। और इतना कहकर है ये मान सिंह है यहाँ से निकल जाता है। और यही इनके मध्य क्या है? युद्ध का कारण माना जाता है कि यहाँ से मान सिंह की मेहमानबाजी बढ़िया तरीके से नहीं हुई, इसलिए मेहमानबाजी, हाँ बिल्कुल, पैरासिटामोल लेके आओ, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो यहाँ से है वो मान सिंह निकल जाता है। ठीक है मित्रों। हाँ, इसके बाद में कहते हैं कि प्रताप ने जो पाकशाला थी, जो भोजनशाला थी जिसमें इसके लिए भोजन बना था, उस पाकशाला को भी है पवित्र जल से है वो धुलवा के साफ किया था। तो प्रताप सिंह है जो महाराणा प्रताप है वो इनसे मुगलों के अधीन थे मान सिंह, इसलिए इनके साथ है भोजन करने से है वो है इनके साथ नहीं बैठा था। ठीक है, किसके अनुसार? ये जो सारी बातें बताइए मित्रों, ये सारी बातें आपको कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बताइए। किसके अनुसार है? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। अब मित्रों दो विद्वान और अब आपने, एक तो अब अबुल फजल, कौन आवे?
अबुल फजल कहीं लिखो अकबरनामा, कहीं लिखो अकबरनामा। हाँ, एक आवे गोपीनाथ शर्मा, कौन आवे? गोपीनाथ शर्मा। अबुल फजल, हाँ, जिसने अकबरनामा लिखा था, और गोपीनाथ शर्मा। ए दोनों कहीं का है, ए दोनों का है, आ दोनों की मुलाकात तो हुई की प्रताप की और की इस मान सिंह की, लेकिन आकी मुलाकात इज्जा को नहीं हुई, उदय सागर झील पर आकी मुलाकात को नहीं हुई। आकी मुलाकात तो किज्जा हुई, आकी मुलाकात तो गोकुंदा में हुई। किज्जा हुई ये मुलाकात? गोकुंदा में हुई थी। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा और अबुल फजल के अनुसार आपसे पूछ ले कि महाराणा प्रताप और मान सिंह की जो मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात कहां पर हुई थी मित्रों? गोकुंदा में हुई थी। कहां पर हुई थी मित्रों? गोकुंदा में हुई थी। ठीक है, अब एक बार वापस देखिए जितना हमने पढ़ा है मित्रों, यानी प्रताप को अधीन करने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए जो यहाँ पर 4 शिष्टमंडल, 4 दूत थे, वो कौन से थे वो मैंने बता दिया आपको, JMBT। ठीक है, इस ट्रिक से याद करना। इसके बाद में देख रहे हैं प्रताप और मान सिंह की मुलाकात। प्रताप और मान सिंह की जो मुलाकात है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जून 1573 में हुई थी ये मुलाकात। किस किस के अनुसार? अमरकाव्य वंशावली, राज रत्नाकर और कर्नल टोड, इन तीनों के अनुसार तो कहां पर हुई थी मित्रों? उदय सागर झील के किनारे हुई थी। अमरकाव्य वंशावली और राज रत्नाकर में तो कहा गया है कि ये मुलाकात एकदम सौहार्दपूर्ण थी, लेकिन कर्नल टोड क्या कहता है कि इसी मुलाकात ने इनके रिश्ते बिगाड़ दिए थे, और इसी समय मान सिंह नाराज होकर चला जाता है और अमर सिंह से कहकर जाता है कि मैं आपके पिताजी के सरदर्द की टेबलेट है आगरा से जल्दी लेकर आ रहा हूं। इधर अबुल फजल और गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये मुलाकात उदय सागर झील के किनारे न होकर कहां पर हुई मित्रों? गोकुंदा उदयपुर में हुई। इतना क्लियर हुआ क्या मित्रों? यदि हुआ तो आगे चले, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे, चलिए देखिए मित्रों, प्रताप के बारे में आपको एक एक चीजें ध्यान में रखनी है। जितना मैं करवाता हूं उतना आप साथ साथ में करते जाइए। 2-3 क्लास जो भी प्रताप की होती है वो एकदम आपको डिटेल से पढ़ने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और एग्जामिनर भी यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, अब देखिए मित्रों, मान सिंह के रिश्ते बिगड़ गए प्रताप के साथ, और मान सिंह कहा जाता है अजमेर जाता है अकबर के पास, और अकबर को मान सिंह है प्रताप के विरुद्ध भड़का देता है कि वो तो ऐसे तो वश में आने वाला नहीं है, उसका तो इलाज हमें करना ही पड़ेगा। तो ये अकबर को कौन कहता है? मान सिंह कहता है कि अब उसका इलाज करना ही पड़ेगा, वो हमारे वश में आने वाला नहीं है। वो हमारी शिष्टमंडल जो 4 दूत बचे थे उनको भी उसने अस्वीकार कर दिया। अब चलो हम वहां पर क्या करते हैं, अब तो आक्रमण करना ही पड़ेगा। अब देखो मित्रों, जो इसी के पश्चात में मान सिंह कहा जाएगा? अजमेर जाएगा। अजमेर जाकर अकबर को है ये सारी बातें बताते हैं, और अकबर है अजमेर में हल्दी घाटी के युद्ध की योजना तैयार करता है। हाँ, तो हल्दी घाटी के युद्ध की योजना, हल्दी घाटी के युद्ध की योजना कहां पर तैयार होती है मित्रों? अजमेर में। अकबर के द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध की योजना अजमेर का एक दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है मित्रों? कौन सा दुर्ग है? मैंने बताया था आपको, मेगजीन दुर्ग। कौन सा है मित्रों? मेगजीन दुर्ग में, अजमेर के मेगजीन दुर्ग में। अब यहां से क्या है मित्रों? हल्दी घाटी के युद्ध की क्या होगी मित्रों? तैयारियां शुरू हो जाएंगी, योजना बनानी शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर अकबर के द्वारा मित्रों निर्णय लिया गया। अकबर ने क्या निर्णय लिया मित्रों? निर्णय लिया कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो मुगल सेना का सेनापति बनकर जाएगा वह सेनापति कौन होगा? मान सिंह। और ये पूरे मुगल इतिहास में पहली बार था कि इतनी बड़ी मुगल सेना का सेनापति एक हिंदू शासक होगा। वह युद्ध कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध था मित्रों। तो अकबर ने निर्णय लिया
कि मान सिंह को हल्दी घाटी युद्ध का क्या बनाया जाएगा? सेनापति बनाया जाएगा। मान सिंह को हल्दी घाटी युद्ध का क्या बनाया जाएगा? सेनापति। और ये मुगल इतिहास में प्रथम बार था। मुगल इतिहास में प्रथम बार था। प्रथम बार क्या था कि इतनी बड़ी मुगल सेना का सेनापति किसे बनाया गया है? एक हिंदू राजपूत शासक को है इतनी बड़ी सेना का सेनापति बनाया जाएगा। अर्थात मान सिंह पर इतनी जिम्मेदारी, इतना विश्वास था किसे मित्रों? अकबर को। तो मुगल इतिहास में प्रथम बार था कि किसी हिंदू को इतनी बड़ी सेना का सेनापति बनाया गया। इतनी बड़ी सेना का सेनापति बनाया गया। मुगल इतिहास में यह प्रथम बार था। ठीक है मित्रों। अभी मित्रों यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा, बदायूनी। कौन था मित्रों? बदायूनी। मैं इसकी आगे भी आपको युद्ध के दौरान भी चर्चा करूंगा। इसकी पुस्तक की भी मैं चर्चा करूंगा। मुगल काल में काफी बिकी थी इसकी पुस्तक, बदायूनी। अब ये बदायूनी था मित्रों। इसी बदायूनी के संरक्षण में एक व्यक्ति था, नकीब खां। कौन था? नकीब खां। जब यहाँ पर मैगजीन दुर्ग में मित्रों इस युद्ध की तैयारियां चल रही थी, योजनाएं चल रही थी, तो ये बदायूनी है मित्रों इस नकीब खां से क्या कहता है? बदायूनी इस नकीब खां से कहता है कि नकीब खां, हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा है, क्या चलोगे नहीं? क्या आप हल्दी घाटी के युद्ध में भाग नहीं लोगे क्या? तो इस पर मित्रों ये नकीब खां क्या कहता है कि मैं इस युद्ध में भाग लेता यदि इस मुगल सेना का सेनापति एक यहाँ पर हिंदू नहीं होता, तो इस हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लेने वाला मैं प्रथम व्यक्ति होता। जब बदायूनी ने नकीब खां से पूछा कि नकीब खां आप युद्ध में नहीं चलोगे क्या, तो इसके जवाब में नकीब खां ने क्या उत्तर दिया कि यदि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेनापति एक हिंदू नहीं होता, तो मैं इस हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लेने वाला प्रथम व्यक्ति होता। ये कथन किसने कहा मित्रों? नकीब खां ने कहा। याद रह जाएगा या लिखूं? हाँ, हिंदू सेना का सेनापति, या इस युद्ध में मुगल सेना का सेनापति यदि हिंदू न होता, यदि एक हिंदू न होता, तो इस युद्ध में भाग लेने वाला मैं प्रथम व्यक्ति होता। हाँ, सीधी बात है। इन तो युद्ध टालना हो क्या जी, बहाना बनाना इन बेरों का क्यों खड़े चिप जाओ ना खड़ा। तो यानी बदायूनियों ने इस नकीब खां से कहा कि चलो युद्ध में चलते हैं अकबर की तरफ से, लेकिन नकीब खां क्या कहकर टाल देता है कि यदि इस युद्ध में मुगल सेना का सेनापति एक हिंदू नहीं होता, अर्थात मान सिंह नहीं होता, तो इस युद्ध में भाग लेने वाला मैं प्रथम व्यक्ति होता। अर्थात मैं कौन? नकीब खां ने इस बात को कहा था। ठीक है मित्रों। हाँ, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग में बनी थी अजमेर में, और मुगल इतिहास में प्रथम बार था कि किसी हिंदू को इतनी बड़ी सेना का सेनापति बनाया गया था। अब हम चलेंगे मित्रों हल्दी घाटी की तरफ। हाँ, हाँ, चलिए मित्रों अभी हल्दी घाटी की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी, पहले तो मित्रों ये हल्दी घाटी स्थान कहां पर पड़ता है? हल्दी घाटी है, ये स्थान कहां पड़ता है? और पहले मैं डेट बता देता हूं आपको, ये युद्ध कहां पर हुआ या कब हुआ? 18 जून और 21 जून 1576। अब देखो मित्रों,
जो 18 जून है ये तो बाकी इतिहासकार मानते हैं, जबकि 21 जून है वो किसके अनुसार है? गोपीनाथ शर्मा। हल्दी घाटी का युद्ध मित्रों बाकी इतिहासकारों के अनुसार तो क्या बताना आपको, 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब है मित्रों? 21 जून 1576। अब ये हल्दी घाटी कहां पर है मित्रों? ये हल्दी घाटी पड़ता है राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में मित्रों। गोगुंदा व खमनोर के मध्य वाला जो स्थान है, गोगुंदा व खमनोर के बीच का स्थान। हल्दी घाटी का जो मैदान है मित्रों वो गोगुंदा और खमनोर के मध्य है। कहां पर पड़ता है? किस जिले में पड़ता है? राजसमंद में। बिल्कुल सभी आ जाएगा, सारे जब तक प्रताप होगा ये आसफ खां वगैरह सब आ जाएंगे। अभी तो युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। इस युद्ध के उपनामों की चर्चा करेंगे, सेना की चर्चा करेंगे, हाथियों की चर्चा करेंगे, जो सारे जितने भी हैं पहले युद्ध से पूर्व उनकी चर्चा करेंगे। कल हमारे युद्ध के बारे में तो कल आधे पीरियड के बाद में कोई जाकर चर्चा होगी। पहले इसके बीच युद्ध से पूर्व की स्थितियां हैं वो सारी की सारी चर्चा करेंगे। हाँ, अब देखिए मित्रों, राजसमंद में गोगुंदा और खमनोर के बीच है, ठीक है मित्रों, हल्दी घाटी स्थान। अब मित्रों जो हल्दी घाटी युद्ध है, इस हल्दी घाटी युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा था? हल्दी घाटी युद्ध को हल्दी घाटी किसने कहा था? सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल टोड ने मित्रों इसे क्या कहा था? सबसे पहले हल्दी घाटी कहा था। कर्नल टोड ने इसे क्या कहा था? सबसे पहले हल्दी घाटी कहा था। ये आपको ध्यान रखना नहीं, आपकी जो मिट्टी है वो हल्दी जैसी पीली मिट्टी है, इसलिए इसे हल्दी घाटी कहा गया है। अब देखो मित्रों इस युद्ध के उपनाम, हल्दी घाटी का जो युद्ध है मित्रों, इस हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम क्या है? युद्ध के उपनाम क्या है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। सबसे पहला मेवाड़ की थर्मोपल्ली। हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा है मित्रों? हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड। किसने कहा मित्रों? कर्नल जेम्स टोड ने मित्रों हल्दी घाटी युद्ध को क्या है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। वैसे मित्रों मैं बता दूं आपको ये थर्मोपल्ली क्या है। मित्रों थर्मोपल्ली, अजी यहाँ पर खालिया जी, मैं कोई आपको राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम साइंस थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आप पूछ रहे हो पुष्प का वैज्ञानिक नाम, कोई टॉपिक से संबंधित पूछते तो भी क्या कोई चर्चा करते। हाँ, तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल टोड ने कहा है मित्रों। और थर्मोपल्ली क्या है मित्रों? थर्मोपल्ली का युद्ध हुआ था मित्रों एक 480 ईसा पूर्व हुआ था यूनान और फारस के मध्य। किन के मध्य हुआ था? यूनान और फारस के मध्य थर्मोपल्ली का युद्ध हुआ था। थर्मोपल्ली यूनान का मैदान था और उस यूनान के मैदान में मित्रों किसने जीता था? फारस ने है यूनान को हराया था। फारस की बड़ी सेना थी और यूनान की एक छोटी सी सेना थी जिसका नेतृत्व कर रहा था लियोनिडास। एक सैनिक था कौन? लियोनिडास। इधर तो देखो फारस था, उस फारस का तो नेतृत्व कर रहा था जेरेक्सेस। और यूनान का कौन कर रहा था? लियोनिडास। ये यूनान की तरफ से नेतृत्व कर रहा था इस थर्मोपल्ली के युद्ध में। थर्मोपल्ली यूनान में पड़ता है और इस जेरेक्सेस की सेना ने है मित्रों लियोनिडास की सेना को यहाँ पर हराया था। लेकिन लियोनिडास की सेना कम होते हुए भी, इस लियोनिडास की सेना है कम होते हुए भी यहाँ पर है अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। इसीलिए इस लियोनिडास से तुलना की गई है। कर्नल टोड ने इस मेवाड़ के युद्ध को लियोनिडास से, प्रताप की सेना है उसके मुकाबले कम थी। किसके मुकाबले? अकबर के मुकाबले कम थी प्रताप की सेना, इसलिए इसे जो है थर्मोपल्ली युद्ध नाम दिया गया है। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली है किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, इसके पश्चात एक आता है मित्रों गोगुंदा का युद्ध। गोगुंदा का युद्ध, हाँ, और एक आता है मित्रों अबुल फजल ने कहा इसे खमनोर का युद्ध। एक आता है बादशाह बाग का युद्ध। हाँ,
गोकुंदा का युद्ध किसे कहा है? इस हल्दी घाटी युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा है मित्रों? गोकुंदा का युद्ध किसने कहा है? बदायूं ने। किसने कहा है मित्रों? बदायूं ने। हल्दी घाटी युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा मित्रों? बदायूं ने कहा है। और मित्रों बदायूं की एक किताब थी मुल्त मुल्त खूब उल तवारिक। मुल्त खूब उल तवारिक, ये किताब किसने लिखी थी? बदायूं ने लिखी थी। और मित्रों हल्दी घाटी के युद्ध में उपस्थित रहने वाला एकमात्र जो इतिहासकार था वह कौन था? बदायूं। और बदायूं ने मित्रों इस युद्ध के पश्चात राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी। बदायूं ने युद्ध के पश्चात राजपूतों के खून से अपनी है वो दाढ़ी रंगी थी। और इस युद्ध में उपस्थित रहने वाला ये इतिहासकार था। और इतिहासकार की जो एक पुस्तक थी मुल्त खूब उल तवारिक, जो मुगल काल में बिकने वाली एक बढ़िया पुस्तक मानी जाती थी। खमनोर का युद्ध किसने कहा इसे? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने इस युद्ध को क्या कहा? हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध। अबुल फजल ने क्या कहा मित्रों इसे? खमनोर का युद्ध। बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा है? आदर्श बाल श्रीवास्तव। आदर्श बाल श्रीवास्तव। आदर्श बाल श्रीवास्तव ने इसे क्या कहा है मित्रों? बादशाह बाग का युद्ध कहा है। क्या कहा है? बादशाह बाग का युद्ध है, आदर्श बाल श्रीवास्तव ने कहा है। तो ये चार ध्यान रखना। इसके अलावा इसे हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, बनास नदी का युद्ध भी कहते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चार उपनाम है हल्दी घाटी युद्ध के। वो चार उपनाम कौन से हैं? मेवाड़ की थर्मोपल्ली, कर्नल जेम्स टोड ने कहा, क्योंकि थर्मोपल्ली जो युद्ध हुआ था यूनान में, फारस और यूनान के मध्य, फारस ने हराया था थर्मोपल्ली के युद्ध में यूनान को, अर्थात जेरेक्सेस की सेना ने लियोनिडास की सेना को हराया था। लियोनिडास की सेना कम होते हुए भी जेरेक्सेस की सेना को पसीने छुड़ाए थे। इसी प्रकार प्रताप की सेना कम होते हुए भी अकबर की सेना को पसीने छुड़ाए थे। इसीलिए इस युद्ध की तुलना की गई यहाँ पर मेवाड़ की थर्मोपल्ली, कर्नल टोड ने। ठीक है। गोकुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूं ने कहा इसे गोकुंदा का युद्ध। और बदायूं ने इस युद्ध के पश्चात राजपूतों की जो खून है उस खून से अपनी दाढ़ी रंगी थी। इस युद्ध में उपस्थित होने वाला एकमात्र इतिहासकार कौन था मित्रों? वो था आपका बदायूं। और मुल्त खूब उल तवारिक जो पुस्तक थी, ये पुस्तक किसने लिखी थी मित्रों? ये बदायूं ने लिखी, जो मुगल काल में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक थी। उसके पश्चात खमनोर का युद्ध किसने कहा इसे? अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा? आदर्श बाल श्रीवास्तव ने मित्रों इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा। मित्रों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल सभी मित्र उपस्थित रहना। महाराणा प्रताप के संदर्भ में अभी इनकी सेना की स्थिति की चर्चा करेंगे, प्रारंभिक युद्ध की रणनीतियों की चर्चा करेंगे, हाथियों की चर्चा करेंगे, कौन कौन सी सेनाएं किसकी तरफ से भाग ले रहे थे, काफी चर्चाएं करेंगे। उसके बाद में हम युद्ध की तरफ चलेंगे। ठीक है मित्रों, कल मिलते हैं। धन्यवाद।